गरीब माँ की 3 बेटियां और एक बेटा। ये है गायत्री और उसका बेटा अशोक जो खाना खाने बैठे हैं। तभी गायत्री अपनी बहू सुधा को आवाज लगाती है। अरे ओ करमजली कहाँ मर गई? पोता तो दे नहीं सकी, कम से कम पेट भर खाना तो दे दे। कब से कटोरी खाली पड़ी है, सब्जी लेकर क्यों नहीं आती? वो माँ जी सब्जी खत्म हो गई थी। क्या? तुझे कितनी बार कहा है पहले मेरे बेटे को और मुझे खाना खिलाया कर, उसके बाद अपनी मनहूस बेटियों को खाना दिया कर। माँ जी, तीनों बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए आज मैंने पहले उन्हें खाना दे दिया। मैं अभी अचार लेकर आती हूँ, आप लोग उससे खा लो। हाँ हाँ, हम तो अचार खाने के लिए ही हैं। देख रहा है अशोक क्या हालत हो गई है हमारी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इस मनहूस को छोड़ दे, और ये हम पर बस बोझ बढ़ाने के लिए ही यहाँ आई है बेटा। हाँ हाँ माँ, मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर इसे शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसकी और इसकी लड़कियों की तो खैर नहीं। सुधा की पहले से ही 3 बेटियां थी और एक बार फिर वो माँ बनने वाली थी, पर इस बार उसकी कोख में जुड़वा बच्चे थे। सुधा का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। इसके अलावा परिवार में उसकी सास भी थी, जो हर वक्त सुधा को बेटियां पैदा करने के लिए कोसती रहती थी। बस सुधा इस बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार बेटा हो जाए और उसके परिवार का रवैया भी बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधा के जुड़वा बच्चों में से एक बेटा था और एक बेटी हुई। गायत्री अपनी बेटी को लेकर अपने बेटे के पास आती है। अरे सुन अशोक, एक काम कर, इस मनहूस को अभी के अभी कहीं फेंक कर आ जा। अरे मुझे तो पोता चाहिए था, वो मिल गया। इसके अलावा मुझे और कोई बोझ नहीं चाहिए। हाँ माँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। अशोक अपनी नवजात बच्ची को लेकर वहां से निकल लेता है। तभी वहां सुधा आती है। ऐसा मत कीजिए जी, भगवान से डरिए, ये बच्ची आप ही का तो खून है, ऐसे मत लेकर जाइए। अरे चुप कर तू, तुझे तो कुछ करना नहीं है। इसका खर्चा पानी तो मेरे बेटे को ही झेलना होगा ना। पहले से ही ये 3 लड़कियां जन के क्या कम आफत डाल रखी है तूने हम पर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मेरी बच्ची को मुझे दे दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तो शुक्र मना कि इस बार बेटा हो गया, वरना तुझे तेरी इन लड़कियों के साथ ही घर से बाहर निकाल देता। सुधा कैसे भी करके अशोक के हाथों से अपनी बच्ची को छीन लेती है। तुम्हें बेटा चाहिए था ना, तो लो संभालो अपना बेटा। मैं अपनी चारों बच्चियों को संभाल लूंगी, वो भी तुम्हारे सहारे के बिना, समझे तुम। सुधा ने अपनी चारों बच्चियों के साथ वो घर छोड़ दिया। उसके बाद उसकी सास और पति ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। सुधा ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसके सामने कई चुनौतियां थी। एक दिन, रिया बेटा, तू इन सब का ध्यान रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन माँ, अगर मुन्नी रोई तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, अगर वो रोए तो इसे थोड़ा पानी पिला देना, ठीक है? सुधा के पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत के, और आखिरकार उसे कमाई का जरिया मिल ही गया। सुबह के वक्त वो कई घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी भी करने लगी। इस संघर्ष में उसकी बेटियों ने भी उसका खूब साथ निभाया। दोनों बड़ी बेटियां रिया और सिया घर और अपनी छोटी बहनों को संभालती और सुधा सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाती। इस तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन सुधा के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में भी सोचना था। आज थोड़ा और रुक जाओगी क्या सुधा? वो मुझे थोड़ी सफाई करवानी थी अंदर वाले कमरे की। जी मेम साहब, मैं सब कर दूंगी, बस एक बार घर होकर आ जाऊं। मेरी छोटी बच्ची भूखी होगी ना, उसे दूध पिलाकर अभी वापस आ जाऊंगी, फिर चाहे आप जितना मर्जी काम करवा लेना। तुम इतना काम ये सब कैसे कर लेती हो सुधा? सच में 4 बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इतना काम करके तो तुम बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं मैम साहब, मेहनत के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। इनके बाप ने तो इन्हें छोड़ दिया,
अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो मेरा क्या होगा और मेरी बच्चियों का। मैम साहब सच कहूँ ना तो इतना काम करके भी मैं कुछ खास कमा नहीं पा रही हूँ। जितना कमाती हूँ सब पेट भरने में ही खर्च हो जाता है। मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बच्चियों के साथ ना हो। दामिनी उस घर की मालकिन थी जहाँ सुधा काम करने जाती थी। सुधा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। वो कैसे मैम साहब? तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हो ना? मेरी एक फ्रेंड है जिसके पति की एक एनजीओ है। मुझे उम्मीद है कि वहां से तुम्हें कुछ मदद जरूर मिल सकती है। और सुधा, एक बात ना और है जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। हाँ मैम साहब बताइए ना। मेरी एक और दोस्त है जो बहुत परेशान है। असल में उसकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन वो ना अभी तक माँ नहीं बन सकी है। जमीन जायदाद सब कुछ है लेकिन एक औलाद को तरस रही है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को उसे दे दो तो। ये आप क्या कह रही है मैम साहब? मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन अपनी बच्ची किसी और को दे दूँ इतनी तो मजबूर नहीं हूँ मैं। मैं पहले ही अपने बेटे को खुद से दूर कर चुकी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि उसके बारे में सोच सोच कर क्या हाल होता है मेरा। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को। नहीं मैम साहब नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सुधा रोते हुए वहां से अपने घर चली जाती है। घर आते ही वो देखती है कि उसकी सबसे छोटी बेटी बेहोश पड़ी है और उसके आसपास तीनों बेटियां रो रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रही हो? माँ देखो ना, मुन्नी नहीं उठ रही, पता नहीं क्या हो गया इसे। रिया की बात सुनकर तो सुधा के होश ही उड़ गए। उसने फौरन अपनी बच्ची को हिलाकर देखा तो पाया कि वो बेहोश पड़ी थी। सुधा फौरन उसे लेकर दामिनी के पास पहुंची। दामिनी ने भी देर नहीं की और उसने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। जी बच्ची तो अब ठीक है लेकिन ये बहुत कमजोर है और इसलिए वो बेहोश हो गई थी। आप उसे कल अपने साथ ले जा सकते हैं लेकिन उसकी खुराक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उसे हर 2 घंटे में दूध चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी का जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। और हाँ, बच्ची को हमारे पास लाते रहिएगा। उसका रेगुलर चेकअप तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए लेकिन सुधा सोच में पड़ गई। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची का उतने अच्छे से ख्याल रख सके जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दामिनी से कह ही दिया। मैम साहब, अपनी दोस्त से पूछिए ना और मेरे बच्चे की हालत भी बता दीजिए। अगर फिर भी वो उसे लेना चाहे तो। सुधा अपनी बात पूरी करने से पहले ही फूट फूट कर रोने लगती है और दामिनी उसे संभालती है। सुधा, तुम गलत कुछ भी नहीं कर रही हो। बच्चों को सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं होता, उनकी सेहत और बेहतर भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। अपनी ममता का गला घोटकर आज जो तुम फैसला ले रही हो ना, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। दामिनी की मदद से सुधा की दूध पीती बच्ची को न सिर्फ एक भरा पूरा परिवार मिला बल्कि एक माँ की सुनी गोद भी भर गई। सुधा की दोस्त ने बच्ची के बदले सुधा को काफी सारे पैसे की पेशकश की लेकिन सुधा ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैम साहब, मैं अपनी बच्ची को आपको बेच नहीं रही हूँ बल्कि सौंप रही हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकती हैं तो बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि साल में एक बार मैं अपनी बच्ची को आकर देख सकूं जब तक वो बड़ी ना हो जाए। उस महिला ने सुधा की बात मान ली और इस तरह सुधा ने अपनी एक बच्ची का जीवन तो संवार दिया लेकिन अब सवाल बाकी बच्चियों का भी था। एनजीओ से दामिनी की दोस्त सुधा से मिलने आती है। ठीक है, इन बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो हम ले लेंगे और पर अगर आप चाहें तो आप हमारे एनजीओ में काम भी कर सकती हैं। आपके हिसाब से कई काम हैं हमारे पास जिन्हें करके आप अच्छे पैसे कमा सकती हैं और समाज की भलाई भी कर सकती हैं। सुधा भी एनजीओ के साथ काम करने लगती है। सुधा अब बहुत खुश थी लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने बेटे की चिंता भी सता रही थी जिसे वो अपने पति और सास के पास छोड़ आई थी। एक दिन सुधा को पता चलता है कि अशोक ने उसके जाने के बाद दूसरी शादी कर ली लेकिन उस नई माँ ने
कभी भी उसके बेटे को एक माँ का प्यार नहीं दिया। उस बच्चे की देखरेख सुधा की सास गायत्री ही कर रही थी। सुधा, मेरी बच्ची तू आ गई। अरे बिटुआ, चुप हो जा, देख तेरी माँ आ गई है। इतना कहकर गायत्री ने बच्चे को सुधा की गोद में दे दिया और सुधा ने उसे गले से लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे बच्ची सुधा, मुझे माफ कर दे। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। अशोक की दूसरी शादी करवा दी मैंने, पर उसके बाद से तो वो बिल्कुल बदल गया बच्ची। बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ना उसे मेरी परवाह है और ना ही अपने बच्चे की। बेटा, तू इसे ले जा अपने साथ, वरना अगर मेरे साथ रहा तो कहीं ये भी अपनी बाप की तरह ही ना बन जाए। गायत्री की आंखों में पछतावा था और अपने पोते के लिए फिक्र भी थी। दूसरी तरफ सुधा के चेहरे पर सुकून था। इतने समय के बाद उसका बच्चा उसकी गोद में था और वो जानती थी कि सब अच्छा ही होगा। ये कहानी हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मदन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी आशा और एक बेटा अरुण था, जिसके साथ वह खुशी खुशी रहता था। मदन के पास में एक अपनी जमीन थी, जहां पर खेती करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी तरह चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाई का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के आशा से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। मदन तुरंत खेत से अपनी घर की तरफ चल पड़ता है और घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी आशा को आवाज लगाता है। आशा, ओ आशा, जरा यहाँ तो आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मदन की आवाज सुनकर आशा वहां आ जाती है। बोलिए जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ अरुण की माँ, मुझे ना तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। हाँ जी, बोलिए ना, क्या बात है? तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं इसे ज्यादा खाद डालने की कोशिश भी करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। जी हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे ना आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और अरुण की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसा जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते जी, एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल के हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ आशा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका को अगर कोई नया काम करने के लिए भी बोलूंगा तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है आशा, मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह मदन जमींदार से मिलने उनके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार जी को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो जमींदार जी? मदन की आवाज सुनकर जमींदार जी बाहर आते हैं। अरे आओ बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ, बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मदन जमींदार को अपनी खेत की हालत के बारे में बताता है। अरे, तो इसमें परेशानी क्या है बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपना घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं किया। तो अब यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना चाहते हो तुम? एक काम करो, मेरे गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना।
अरे नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी भी उम्र हो गई है। मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा। काका, अगर ऐसी बात है तो कल से ही उस खेत पर मैं काम करने के लिए चला जाऊंगा। मदन जमींदार जी को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। मदन अपने घर पहुंचकर आशा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता खत्म हो गई जी। हाँ आशा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो खेत और खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आई तो उसके लिए हम तैयार रह सके। अगली सुबह मदन जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकलने वाला होता है और सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए आशा को बोलकर जाता हूँ। आशा, ओ आशा, जरा यहाँ तो आना। आशा वहां आती है। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ आशा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में देर हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और अरुण खाना खाकर सो जाना, ठीक है? आप अपना ध्यान रखना जी। और हाँ, 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं अभी आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। आशा मदन को खाने का डिब्बा पकड़ाती है। मदन अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय के बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब मैं पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। मदन अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। मदन को अभी काम करते करते कुछ ही समय हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही मदन चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है, जहां मदन सांप के काटने से बेहोश हो चुका था। पर खेत गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती। सुबह से अब रात हो जाती है और आशा मदन का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देखकर अरुण पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी ना आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं, पर उन्होंने मुझे बोला भी था कि आते आते देर हो जाएगी, पर लगता है अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने बोला था कि उन्हें आने में देर होगी, तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। अरुण की बात सुनकर आशा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब आशा देखती है कि मदन अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। आशा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे मदन के बारे में पूछने लगती है। जमींदार काका, अरुण के बाबा ना कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या कहा बेटी? मदन कल गया था और अब तक घर नहीं आया? तुम चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि मदन कहाँ है। जमींदार अपने घर के काम करने वाले शामू को मदन को देखने के लिए भेजता है। कुछ समय के बाद शामू जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है। ये क्या? मदन का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। अरे, मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। शामू वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। शामू जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है। क्या हुआ शामू बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए? और क्या तुम्हें मदन मिला? शामू जमींदार को मदन के बारे में बताता है। शामू की बात सुनकर वहां पास में खड़ी आशा रोने लगती है। शामू, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं आशा बेटी को लेकर वहां आता हूँ। शामू वैद्य जी को लाने चला गया। दूसरी तरफ जमींदार आशा को लेकर मदन को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद जमींदार और आशा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मदन बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। आशा मदन की हालत देखकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं और वैद्य जी मदन की हालात का जायजा लेने लगते हैं।
क्या हुआ वैद्य जी? अब कैसी है मदन की हालत? और देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ, पर मदन की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर मदन के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब तक होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य मदन की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले लोग मदन को लाकर उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो आशा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मदन की अच्छे से देखभाल करो। देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और अरुण के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार जी वहां से चले जाते हैं। जमींदार जी के जाने के बाद वहां अरुण आता है और अपने पिता की हालत देखकर अपनी माँ से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने के लिए कहा है। उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत, तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा माँ? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी या आप घर संभालोगी या घर का खर्चा देखोगी? माँ, आप बस पिताजी और घर का ध्यान रखो। अब मैं खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और वो तो मैं तुम्हें बना कर रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर आशा अरुण को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। अरुण शहर में मन लगाकर पढ़ाई करता है। वहीं दूसरी तरफ आशा भी कड़ी मेहनत करती है। वो जमींदार के खेतों में खेती करने का काम करने लगती है और साथ ही साथ दूसरों के घरों में भी थोड़ा बहुत काम करती है। एक दिन जमींदार साहब उनके घर आते हैं। आशा मदन को दवाई खिला रही थी। अरे बेटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हर महीने का खर्च दे दिया करूंगा। नहीं जमींदार काका, आपने हम पर बहुत उपकार किया है। देखो ना काका, अब इनकी हालत में भी सुधार होने लगा है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और आशा अपनी मेहनत से खेतों में अच्छी फसल पैदा करती है और अच्छा मुनाफा कमाती है। एक दिन आशा को अरुण का फोन आता है। माँ, मैंने पिताजी के सपने को पूरा कर दिया है माँ। जुग जुग जी मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम एक दिन अपने बाबा का सपना जरूर पूरा करोगे। अरुण बेटा, तेरे बाबा भी अब पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। वैद्य जी ने कहा है कि बस कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मैं अगले महीने ही गाँव आऊंगा। ठीक है माँ, अब फोन रखता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। कुछ दिनों के बाद मदन को होश आ जाता है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो आशा से कहता है। आशा, मैंने तुम्हें और अरुण को बहुत परेशान किया। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारी ताकत हो। जब तक आप ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है।
जी मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर आशा मदन के साथ मंदिर जाती है और भगवान जी का धन्यवाद करती है। मंदिर में पूजा करके वो दोनों अपने घर आते हैं। घर आते ही वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, जैसे किसी अफसर की हो। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। प्रणाम माँ पिताजी। अरे अरुण बेटा, तू कब आया? तूने तो कहा था कि तू अगले महीने आएगा। अरे देखो ना आशा, हमारा बेटा अफसर बन गया है। अरे वाह, देखो कैसे सूट बूट पहने हुए है। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। अरे पिताजी, आपका बेटा अब आईएएस ऑफिसर बन गया है और जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, वो भी हमारी है। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वो सब आपकी बदौलत है। नहीं बेटा, ये सब तो तेरी माँ की कड़ी मेहनत और दुआओं का फल है। उसने दिन रात करके मेहनत की और आज मैं भी पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। नहीं जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। अगर जमींदार काका मुझे अपना खेत नहीं देते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती। हाँ माँ, चलो अब हम उनसे मिलने जाते हैं। फिर वो तीनों जमींदार के घर जाते हैं। आओ आओ बच्चों, तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब मदन भी पूरी तरह ठीक हो गया है और देखो समय का खेल, अरुण बेटा भी अपनी मेहनत से अब अफसर बन गया है। अब तो सब कुछ सही हो गया है। कुछ ही दिनों में अरुण अपने बड़े से घर में अपने माता पिता को ले जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।